अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। जनाब, इस वीडियो लेसन में मैं आईकेप का एक पास पेपर डिस्कस करूंगा और ये आपका ऑटम 2023 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आईकेप के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास पेपर का जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है और पर्टिकुलरली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात हो रही है। ईओक्यू मॉडल की बात हो रही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात हो रही है। चलिए जी, सवाल को सॉल्व करते हैं और साथ में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो सवाल कहता है, शहाब इंडस्ट्रीज लिमिटेड SIL इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट नेम्ड अल्फा 2179। कंपनी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में जो है वो इन्वॉल्व है और उस प्रोडक्ट का जो है वो नाम आपको दिया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है कि विच रिक्वायर्स बीटा 4358 एज इट्स प्राइमरी रॉ मटेरियल। यानी कि अल्फा 2179 बनाने के लिए मुझे बीटा की जरूरत होती है एज इट्स प्राइमरी रॉ मटेरियल। SIL प्रेजेंटली यूजेस द EOQ मॉडल टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर बीटा 4358। बिलो इज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बीटा। कंपनी अभी अभी एज ऑफ नाउ फिल वक्त इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि EOQ मॉडल इस्तेमाल कर रही है और EOQ मॉडल के हिसाब से कंपनी का जो क्वांटिटी पर ऑर्डर है या ऑर्डर साइज भी जिसको कहते हैं वो 50,000 है। ऑर्डर साइज में यहाँ लिख लेता हूँ। ऑर्डर साइज जनाब कंपनी का है 50,000। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर लिखा हुआ है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट जनाब करंट है 48। ठीक है जी। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग पर काम कर लें। अच्छा जी, ये करंट पोजीशन है EOQ वाली ना। ये करंट EOQ वाली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाली आपकी पोजीशन है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2 लाख है। ठीक है जी। उसके बाद आपको दिया हुआ है टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। टोटल ऑर्डरिंग एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। पूरे साल की ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट दोनों का, पूरे साल की ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट दोनों का जो टोटल दिया हुआ है ना, वो 4.8 मिलियन है, यानी कि 4800,000 ये अमाउंट है। ठीक है जी। अच्छा जी, सवाल कहते हैं SIL सप्लायर्स ऑफ बीटा 4358 इज ऑफरिंग अ 2% डिस्काउंट इफ द क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 75,000 यूनिट्स एंड अ 4% डिस्काउंट इफ द क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 100,000 यूनिट्स। अच्छा, सवाल में कहीं पर भी मुझे ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। सवाल में कहीं पर भी मुझे ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा कि कंपनी का कोई बफर स्टॉक है। ठीक है, बफर या सेफ्टी स्टॉक नहीं है। एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर्स प्लेस करती है, अगर कंपनी EOQ मॉडल यूज कर रही होती है, अगर कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात मानकर ऑर्डर्स प्लेस कर रही होती है, तो उसकी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम होता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर कंपनी EOQ की बेसिस पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात मानकर अपना ऑर्डर साइज डिसाइड कर लेती है, तो उसकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट इन दोनों का जो टोटल होता है वो क्या होता है। इन दोनों का टोटल जो है वो मिनिमम होता है। बेसिक से लेक्चर्स में आपने पढ़ा भी होगा। और साथ में EOQ मॉडल पर कंपनी हो, EOQ मॉडल पर कंपनी हो और कंपनी के पास कोई भी बफर स्टॉक ना हो। बफर स्टॉक ना हो, बफर स्टॉक होगा तो कुछ और बात। बफर स्टॉक ना हो, जैसे सवाल में बफर स्टॉक नहीं है और कंपनी EOQ मॉडल पर अपनी ऑर्डर्स प्लेस कर रही है, तो ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम भी होगा और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का अमाउंट टोटल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होगा। यानी कि अगर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 होगी तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी 100 होगी। अगर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 लाख होगी तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी 2 लाख होगी, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 2 लाख होगी। बराबर होंगी दोनों चीजें। कब? जब कंपनी EOQ पर ऑर्डर्स प्लेस कर रही हो और कंपनी का बफर या सेफ्टी स्टॉक ना हो, ये दोनों कंडीशंस पूरी हो। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, फिर वक्त कंपनी EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बेसिस पर ऑर्डर्स प्लेस कर रही है और सवाल में किसी किस्म के बफर स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी की जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट होगी एज ऑफ नाउ, करंट करंट करंट, ये जो ऊपर वाला टोटल है ना, इसके दो हिस्से कर दो, दो इक्वल हिस्से कर दो, दो इक्वल हिस्से कर दो। 2.4 मिलियन कंपनी की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी अभी, 2.4 मिलियन की ही कंपनी की टोटल होल्डिंग कॉस्ट होगी अभी। दोनों चीजें बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी। अब उसने ये बोला कि अगर 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 ईओक्यू पे तो ऑर्डर साइज है 50,000, ईओक्यू पे ऑर्डर साइज है 50,000, ईओक्यू पे ऑर्डर साइज है 50,000। सर अगर हम सप्लायर की बात मानते हैं तो सप्लायर ये कहते हैं कि जनाब तुम अगर 75,000 75,000 75,000 75,000 कर कर मुझसे चीजें खरीदोगे तो मैं तुम्हें 2% का डिस्काउंट दूंगा। SIL supplier of Beta 4358 is offering a 2% discount if the quantity per order is 75,000 units and a 4% discount if the quantity per order is 100,000 units। तो वो बोलते हैं कि अगर 75,000 करके चीजें मंगवाओगे मैं तुम्हें 2% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है जी। और साथ में वो ये बोलते हैं कि अगर 1 लाख करके चीजें मंगवाओगे, 1 लाख करके चीजें मंगवाओगे तो मैं तुम्हें 4% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, बोलते हैं डिटरमाइन वेदर एसआईएल शुड एक्सेप्ट ईदर ऑफ द टू डिस्काउंट्स, क्या कंपनी को डिस्काउंट्स एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं। चले जी देखते हैं। देखिए अगर मैं सप्लायर की पहली बात मानूं 75,000 वाली, तो एक वक्त में मैं 75,000 चीजें मंगवाऊंगा। अगर मैं सप्लायर की दूसरी बात मानूं 1 लाख रुपए, 1 लाख यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स ऑर्डर करने वाली, तो मैं एक वक्त पर 1 लाख यूनिट्स मंगवाऊंगा। कॉस्ट पर यूनिट अभी 48 है, कॉस्ट पर यूनिट अभी 48 है, कॉस्ट पर यूनिट अभी 48 है। लेकिन अगर मैं 75,000 75,000 75,000 75,000 चीजें मंगवाता हूं तो मुझे 2% डिस्काउंट मिलेगा और 98% पैसा पे करना होगा। या तो 48 में से 48 का ही 2% माइनस कर दो, या तो 48 का 98% ले लो, यानी कि एक यूनिट 47.04 का पड़ेगा। अगर मैं सप्लायर की बात मानता हूँ और 1 लाख कर यूनिट्स ऑर्डर करता हूँ, उस केस में मेरी जो परचेज कॉस्ट होगी, मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट होगी, मेरी जो खरीद की कॉस्ट होगी, वो करंट कॉस्ट का 96% होगी, क्योंकि 4% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा जी। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, एक बार ऑर्डर प्लेस करने की ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी 2 लाख लिख देते हैं, यहाँ पे भी 2 लाख लिख देते हैं। अच्छा, अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढ सकते हैं। कैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढ सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऐसे ढूंढ सकते हैं कि मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अगर मैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे। 2.4 मिलियन का टोटल खर्चा पे करता हूँ सारे ऑर्डर्स को मंगवाने के लिए। एक बार ऑर्डर को मंगवाने के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा पे करता हूँ। लिहाजा लिहाजा ऐसा लग रहा है कि करंटली मैं 12 बार चीजें मंगवाता हूँ, करंटली मैं 12 बार चीजें मंगवाता हूँ। ठीक है जी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 2.4 मिलियन और एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 2 लाख। इसका मतलब मैं 12 बार चीजें मंगवाता हूँ, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख कर 12 बार खर्चा होता होगा। सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे हम डिमांड पर जा सकते हैं, इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि एनुअल डिमांड कैसे होगी। कैसे भाई? ऐसे जनाब, क्या आपकी जो करंट ऑर्डर साइज है वो दिया हुआ है? बिल्कुल। ऑर्डर साइज का मतलब होता है एक वक्त पर कितनी चीजें मंगवा रहा हूँ। एक वक्त पर 50,000 चीजें मंगवा रहा हूँ और पूरे साल में कितनी बार चीजें मंगवा रहा हूँ? 12 बार। तो अगर मैं ऑर्डर साइज को नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एनुअल डिमांड मिल जाएगी। एक बारी में 50,000 चीजें मंगवाता हूँ, टोटल 12 बार चीजें मंगवाता हूँ। एक बारी में 50,000 चीजें मंगवाता हूँ, टोटल 12 बारी चीजें मंगवाता हूँ, तो इसका मतलब 6 लाख हो गया। अगर ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन कर दूँ, +923453086312। अच्छा जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू हमने इसलिए ढूंढी क्योंकि जब हम 75,000 चीजें मंगवाएंगे तो भी 6 लाख एनुअल डिमांड होगी। जब हम 1 लाख करके चीजें मंगवाएंगे तो भी 6 लाख डिमांड होगी। तो ये वैल्यूज हमारे सामने आ जाएंगी। अच्छा जी, और क्या क्या आ सकते हैं? देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स करते रहे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट इसमें घूमते रहे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इफेक्टिवली मैंने ये डिसाइड कैसे करना है कि मुझे डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं, वो इस तरह से कि देखें दो जो तीन पोजिशन है ना हमारे पास जो तीन पोजिशन है, हमारे पास तीन पोजिशन क्या है? EOQ, 75,000 चीजें मंगवाना या 1 लाख चीजें मंगवाना। मैं देखूंगा इन तीनों की परचेज कॉस्ट, इन तीनों की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन तीनों की टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है और उसका ग्रैंड टोटल कितना है। जिसका ग्रैंड टोटल सबसे कम होगा वो ऑप्शन मैं ऑप्ट कर लूंगा। अच्छा,
ऑर्डरिंग कॉस्ट ईओक्यू पर 2.4 मिलियन है, होल्डिंग कॉस्ट ईओक्यू पर 2.4 मिलियन है, परचेज कॉस्ट ईओक्यू पर परचेज कॉस्ट कितनी है? अगर मैं ईओक्यू की बात मानता हूं तो एक वक्त में एक यूनिट जब मैं मंगवाऊंगा मुझे 48 का मिलेगा, एक वक्त में एक यूनिट मैं मंगवाऊंगा मुझे 48 का मिलेगा, और मैं पूरे साल में 6 लाख यूनिट्स मंगवाऊंगा। अगर मैं ईओक्यू की बात मानूंगा, अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात मानूंगा तो एक यूनिट मुझे 48 का मिलेगा, पूरे साल में मैं 6 लाख यूनिट्स मंगवाऊंगा, यानी कि मेरी परचेज कॉस्ट का टोटल हो जाएगा 28.8 मिलियन, और मेरे कुल खर्चे हो जाएंगे 33.6 मिलियन। ये ग्रैंड टोटल है सारे खर्चों का। ठीक है जनाब। इसी तरह से हमें टेबल फिल करना है 75,000 के लिए और 1 लाख के लिए भी। अच्छा जी, अब 75 75 75 कर अगर चीजें मंगवाओ, 75,000 मंगवाई, फिर 75,000 मंगवाई, फिर 75,000 मंगवाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि साल में 6 लाख चीजें चाहिए, साल में 6 लाख चीजें चाहिए, साल में 6 लाख चीजें चाहिए, 6 लाख यूनिट चाहिए। और साल में अगर 6 लाख यूनिट चाहिए और तुम 75,000 मंगवाते हो, फिर 75,000 मंगवाते हो, फिर 75,000 मंगवाते हो, फिर 75,000 मंगवाते हो, फिर 75,000 मंगवाते हो, तो कितनी बार ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे? 6 लाख को 75,000 से डिवाइड कर दो, 6 लाख को 75,000 से डिवाइड कर दो, यानी कि एनुअल डिमांड को ऑर्डर साइज से डिवाइड कर दो। 8 बार चीजें मंगवानी होंगी। 75 75 1.5 लाख, 75 75 1.5 लाख, 1.5 3 हो गया, 75 75 1.5 लाख, 75 75 1.5 लाख, 1.5 3 हो गया, तो 8 ऑर्डर्स हो गए और 6 लाख यूनिट्स आ गए। अच्छा, और ये वाला सिंपल है, अगर मैं 1 लाख, फिर 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 1 लाख कर यूनिट्स मंगवाता हूँ और 6 लाख टोटल यूनिट्स पूरे साल में मंगवाने हैं, तो जनाब मुझे 6 बार ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, इस तरह से वो 6 लाख पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मुझे दी हुई है, यानी कि एक बार ऑर्डर प्लेस करने की ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है, तो मैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम कर सकता हूँ। अगर मैं 75,000 75,000 75,000 करके चीजें मंगवाता हूँ तो टोटल मैं 8 ऑर्डर्स प्लेस करूंगा, और 2 लाख एक बार चीजें मंगवाने का खर्चा है तो 1.6 मिलियन खर्चा होगा। अगर मैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख कर चीजें मंगवाता हूँ तो 6 बार ऑर्डर्स प्लेस करूंगा और हर बार चीजें मंगवाने का 2 लाख का खर्चा यानी कि 1.2 मिलियन हो जाएगा। इसके बाद हमने ये चीजें कैलकुलेट कर ली। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो इस केस में 1.6 मिलियन होगी और इस वाले केस में 1.2 मिलियन होगी। अच्छा जी, परचेज कॉस्ट पर भी आ जाते हैं। परचेज कॉस्ट कैसे आएगी? परचेज कॉस्ट ऐसे आएगी कि पूरे साल में 6 लाख चीजें चाहिए, एक यूनिट 47.04 का मिलेगा अगर मैं 75,000 चीजें एक वक्त पे मंगवाता हूँ, और पूरे साल में 6 लाख चीजें चाहिए और अगर एक एक लाख कर चीज मंगवाता हूँ तो एक यूनिट मुझे 46.08 का पड़ेगा, जो कि मैंने डिस्काउंट के बाद कैलकुलेट किया था। अब क्या बच जाता है सर? अब सिर्फ और सिर्फ जो चीज बच जाती है ना वो है आपकी टोटल होल्डिंग कॉस्ट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू हमारी बच जाती है। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू हम देख लेते हैं कि टोटल होल्डिंग कॉस्ट हमारी कैसे कैलकुलेट होगी। अच्छा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो है ना, अगर आप होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला रिकॉल करो तो एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत होती है। मैं यहाँ पर जरा फॉर्मूला लिखता हूँ। टोटल होल्डिंग कॉस्ट जब बफर स्टॉक ना हो, एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऐसा फॉर्मूला था। ठीक है ना। अच्छा, इससे एक और चीज भी बना सकते हैं हम, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? टोटल होल्डिंग कॉस्ट को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दो। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की इसलिए जरूरत होगी क्योंकि 75,000 और 1 लाख की भी तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। तो पहले हम एवरेज इन्वेंट्री देखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कैसी होती है? अगर बफर स्टॉक नहीं है, अगर बफर स्टॉक नहीं है तो एवरेज इन्वेंट्री होती थी ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। अगर बफर स्टॉक हो तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती थी। तो यहाँ पर पहले केस में आपके पास एवरेज इन्वेंट्री जो आएगी वो 50,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25,000। दूसरे वाले केस में आपकी एवरेज इन्वेंट्री जो आएगी वो 75,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 37,500। और तीसरे वाले केस में 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50,000 आपकी एवरेज इन्वेंट्री आएगी। अच्छा सर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, बिल्कुल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ सकती है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ सकती है? जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ढूंढने के लिए आप टोटल होल्डिंग कॉस्ट को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट होती थी। तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हमने रिवर्स मैथमेटिकली उसको किया तो हमारे पास 96 की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। ये यहाँ पर भी इतनी ही है और यहाँ पर भी इतनी ही है। अब फाइनली क्या होगा? टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी आ सकती है। टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऐसे आ सकती है कि हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है और उसको हम एवरेज इन्वेंट्री से करते हैं मल्टीप्लाई।
ठीक है जी, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट को एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई किया तो हमारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट आ गई। ये शीट आप लोगों को मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। वैसे आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, आप देख देख कर इसको समझ सकते हैं। तो जी टोटल होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई, और जनाब टोटल होल्डिंग कॉस्ट इधर 3.6 होगी और इधर हमारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट 4.8 होगी। ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं कौन सा टोटल मिनिमम है, 33.6 मिलियन कम है, 33.4 मिलियन कम है, या 33,648 कम है? तो सर मेरे ख्याल से आपका आंसर होना चाहिए 33,424। आपका आंसर होना चाहिए कि आप एक वक्त पर 75,000 चीज़ें मंगवाएं, क्योंकि जब आप एक वक्त पर 75,000 चीज़ें मंगवाते हैं, फिर अगली 75,000 चीज़ें मंगवाते हैं, तो आपके जो खर्चे हैं उनका जो कुल टोटल है वो सबसे कम है। ठीक है जी, कुल टोटल है वो सबसे कम है। सही है जनाब। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो 75,000 यूनिट्स मंगवाना होगा। 8 मार्क्स का बड़ा आसान है कि अपने सवाल दिया था आप लोगों के पेपर में। अगर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ईओक्यू के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप बआसानी ये सवाल कर सकते थे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। प्ले पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड कर कर देखें, एक्सेल की शीट मुझसे मांग लें और अच्छे से सवाल पर अपनी ग्रिप कर लें। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।